हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट 3 के बारे में। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहे। ओके। और अब इसके साथ अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। तो चलो अभी यहाँ पे मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है, एक CSS की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने CSS को और जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक हेडर बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टॉप वॉच। ओके। उसके बाद अब यहाँ पे डॉट स्टॉप वॉच बनाता हूँ। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉट आइकॉन बनाता हूँ। ओके। उसके बाद यहाँ पे डॉट टाइमर बनाता हूँ। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 00.00.00। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन डॉट BTN। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट टाइमर। ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आइकन को लगाते हैं, तो आइकन के लिए मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट को यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट। ओके। और अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टाइमर। ओके। तो ये वाला हम ले लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर अल्टर Z करता हूँ, जिससे कि ये रैप हो जाएगा। ओके। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसे स्टाइल करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हेडर को टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। तो अब यहाँ पर हाइट और लाइन हाइट को सेम देने से क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो वर्टिकल यहाँ पर सेंटर में आ जाता है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ #085896। ओके। तो मैं इस टाइप का कुछ कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना, ये वर्टिकल तो अलाइन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर हेडर के अंदर का जो H1 है ना, उसे मैं टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर H1। ओके। और अब यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ FFF। ओके। तो अब यहाँ पर मैंने इस H1 को भी स्टाइल कर दिया है। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे div के अंदर का ये जो आइकन है ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारा SVG है, मतलब ये हमारा आइकन है। तो अब हम इसे स्टाइल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर क्लास लेटर को यूज़ करता हूँ, तब मैं लिखता हूँ डॉट आइकॉन और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर SVG को टारगेट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 250 पिक्सल। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 250 पिक्सल। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 पिक्सल और 0। तो हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो आइकन है ना, इसका कलर हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर आइकन का कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें जो भी कलर को अप्लाई करना है उसे मैं यहाँ पर कॉपी करना है। तो मैं यही कलर को अप्लाई कर देता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर SVG के अंदर यहाँ पर फिल नाम का एट्रीब्यूट है ना, तो अब हमें जिस कलर का आइकन चाहिए उसे मैं यहाँ पर इस एट्रीब्यूट के अंदर लिखना है। तो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर हम इस कलर को पास कर देते हैं। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे आइकन का कलर चेंज हो चुका है और हमने जो सेट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर टाइमर को स्टाइल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास लेटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट टाइमर और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 35 पिक्सल। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप वॉच वाला डिव है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं और इसे हम यहाँ पर सेंटर में ला देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास लेटर को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट स्टॉप वॉच और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1320 पिक्सल। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो।
तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा स्टॉप वॉच वाला डिव है ना, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है, पर इसके अंदर के जो आइटम्स है ना, ये अभी सेंटर नहीं हुई है। तो इससे हम क्या करते हैं कि पहले हम इसके ऊपर डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम और इसके साथ यहाँ पर हम गैप को ऐड कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी स्पेस आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें सेंटर में आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा बटन है ना, उसे मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ .btn और अब यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 250 पिक्सल। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। अब यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोल्ड। और अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड को अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और हमने ऊपर जो कलर अप्लाई किया था ना, उसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ FFF। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा बटन भी आ चुका है, पर अभी इसकी जो साइज़ है ना, ये थोड़ी छोटी है, तो इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इसे मैं करता हूँ 280 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब ये ठीक लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर JS के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट btn इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ .btn। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट टाइमर इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट टाइमर और इसके अंदर से हम यहाँ पर H1 को टारगेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट टाइम इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने का काम करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ स्टार्ट टाइमर। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इफ लिखता हूँ और अब यहाँ पर मैं कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ btn डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट टाइमर। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इंटरवल और अब यहाँ पर मैं सेट इंटरवल को यूज़ करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइमर डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मेट और अब इसके पैरामीटर में यहाँ पर मैं टाइम को पास कर देता हूँ। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर सेट इंटरवल चलेगा ना, तो उसका आउटपुट पहले यहाँ पर फॉर्मेट नाम के फंक्शन के अंदर जाएगा और उसके बाद ही हमें यहाँ पर टाइमर के इनर टेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर मैं इंटरवल के टाइम को भी पास करना होगा। तो इसके नाम यहाँ पर लिखता हूँ 1000 मिली सेकेंड। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मेट और अब इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 3 वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट HR इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड डिवाइड बाय 3600। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर सेट इंटरवल चलेगा ना, तो ये हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू देगा और इस टाइम की वैल्यू को हमने यहाँ पर फॉर्मेट नाम के फंक्शन के अंदर पास करवाया है। तो अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर हमारे सेकंड नाम के पैरामीटर के अंदर जाएगी और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड को डिवाइड बाय 3600 कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे सेकंड होंगे ना, उसमें से यहाँ पर सेकंड निकल जाएंगे और मिनट यहाँ पर निकल जाएगी और हमें यहाँ पर हावर की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब सेम तरीके से यहाँ पर मिनट की भी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट मीन इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक पैरेंथेसिस बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड मॉड्यूलस 3600। ओके, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो वैल्यू है ना, इसे भी यहाँ पर मॉड्यूलस कर रहे हैं 3600।
तो अब इससे क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा ना वो हमें यहाँ पर सेकंड में देखने को मिलेगा। और अब इसे हम यहाँ पर 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आंसर मिनट में देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सेकंड इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं मैथ डॉट फ्लोर को यूज करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड मॉड्यूलस 60। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी हावर और मिनट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और जो सेकंड होते हैं ना उसकी वैल्यू में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो मैथ है ना ये क्या है कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर की यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और जो फ्लोर है ना ये क्या है कि यहाँ पर मैथ के अंदर की एक मेथड है। ये क्या करती है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू को राउंड डाउन करती है। मतलब कि देखो अगर हमें इसका आउटपुट यहाँ पर हमें पॉइंट के अंदर मिलता है, जैसे कि इसका आउटपुट हमें यहाँ पर 1.2 मिलता है, तो ये क्या करेगी कि ये जो 1.2 है ना उसे यहाँ पर 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर फ्लोर की मेथड वर्क करती है। और इस पूरे लॉजिक की हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो टाइमर आ रहा है ना उसे हम यहाँ पर 3600 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर सेकंड और मिनट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ पर हमें हावर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद ये हमने मिनट का वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमारी जो वैल्यू है ना उसका मॉड्यूलस हमने निकाला है 3600 से। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे हावर होंगे ना वो यहाँ से निकल जाएंगे, और इसका आउटपुट हमें यहाँ पर सेकंड में देखने को मिलेगा। और इसे हम यहाँ पर 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिनट में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने सेकंड के लिए वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे जो वैल्यू है ना उसका मॉड्यूलस हमने यहाँ पर 60 से निकाला है, तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पर सेकंड में देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास हावर मिनट और सेकंड की वैल्यू तो आ गई है, पर अब हमें इसे इस फॉर्मेट में दिखाना है तो यहाँ पर हमें कुछ और मेथड को यूज करना होगा। तो अब यहाँ पर मैं रिटर्न बनाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट रिटर्न को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकटिक बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं डॉलर और कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HR डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर HR को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मेथड को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पैड स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर मैं दो पैरामीटर को पास करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, उसके बाद कॉमा बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0। तो देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हमारे जो HR की वैल्यू है ना उसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इसे कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पैड स्टार्ट को यूज करते हैं ना तो वो यहाँ पर हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर ही काम करती है। ओके, अब ये पैड स्टार्ट की मेथड क्या करती है कि हमें यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करने में हेल्प करती है, और यहाँ पर हम जितने लेंथ को पास करते हैं ना उतने लेंथ के ऊपर ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पर हमारा टाइमर स्टार्टिंग में चल रहा होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर हमारे सेकंड होंगे, पर यहाँ पर हमारे हावर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो अब ये पैड स्टार्ट क्या करेगा कि हमारे हावर की वैल्यू में यहाँ पर हमें 0 0 2 बार लिख के देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। मिनट के केस में भी यही होगा, पर ये जो हमारा सेकंड का केस होगा ना उसमें क्या होगा कि जब तक यहाँ पर हमारे एक डिजिट की वैल्यू होगी ना तब तक ये क्या करेगा कि 0 और उसके बाद हमारी वैल्यू को दिखाएगा, और जैसे हमारे 2 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी ना तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर 0 को ऐड नहीं करेगा, और हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो अब यहाँ पर हमने हावर के लिए किया है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम मिनट और सेकंड के लिए भी कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले एक डॉट बनाता हूँ, उसके बाद इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद एक और डॉट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हावर की जगह पे लिखता हूँ मिनट। ओके, और यहाँ पे मैं हावर की जगह पे लिखता हूँ सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो टाइमर होगा ना उसकी फॉर्मेटिंग भी हमने यहाँ पर कर दी है, पर अभी हमारा ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर BTN के ऊपर यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर को ऐड करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक, उसके बाद मैं कॉमा बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं स्टार्ट टाइमर को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, अब इससे क्या होगा कि जब यूजर यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट टाइमर वाला फंक्शन चल जाएगा, और अब ये जो फंक्शन होगा ना ये क्या करेगा कि यहाँ पर BTN के अंदर की यहाँ पर वैल्यू को चेक करेगा। अगर हमारे बटन की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट टाइमर होगी तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर सेट इंटरवल को यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, और अभी क्या करेगा कि जो हमारी टाइम की वैल्यू होगी ना उसे यहाँ पर प्लस प्लस करेगा, और अब ये जो वैल्यू होगी ना उसे हम यहाँ पर फॉर्मेट नाम के फंक्शन के पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मेट नाम का फंक्शन चलेगा, और ये क्या करेगा कि हमारी जो वैल्यू होगी ना उसे पहले यहाँ पर हावर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद मिनट में, और उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करेगा। और अब यहाँ पर हमारी हावर मिनट और सेकंड की जो वैल्यू आएगी ना उसे हम यहाँ पर पैड स्टार्ट को यूज करके इसे हम फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके, और अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने टाइमर को स्टार्ट तो करवा दिया है पर इसे हमने यहाँ पर स्टॉप नहीं करवाया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एल्स बनाता हूँ,
और अब यहाँ पर मैं क्लियर इंटरवल की मेथड बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं टाइमर आईडी को पास करवाना है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पर ये जो वेरिएबल बनाया है ना, तो उसका स्कोप यहाँ पर हमने लिमिटेड कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर बाहर बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को पास नहीं करते, तो इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर अनडिफाइन होगी। अब यहाँ पर मुझे लेट नाम के कीवर्ड को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब इसका जो स्कोप होगा ना, वो यहाँ पर ग्लोबल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरवल। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ के अंदर यहाँ पर मैं btn डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ btn डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर मैं इस टी को कैपिटल करना होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टॉप टाइमर। ओके, और अब यहाँ पर मैं एल्स के अंदर भी मैं यहाँ पर btn डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ btn डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट टाइमर। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच का पूरा लॉजिक बिल्ड कर दिया है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट टाइमर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करते हैं और हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा पैड स्टार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 9 और 10। तो देखो यहाँ पर हमारा पैड स्टार्ट वर्क कर रहा है। और अब यहाँ पे मैं स्टॉप टाइमर के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर हमारे टाइमर स्टॉप हो चुका है। और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर हमारे टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फिर से क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर हमारा स्टार्ट और स्टॉप दोनों का लॉजिक यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, और इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच का लॉजिक बिल्ड कर दिया है। तो अब ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का प्रोजेक्ट 3 है, तो वहाँ पर आपको जेएस प्रोजेक्ट 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 3 फाइल बनाई है, तो आप ये तीनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will meet you in next one.